गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स थर्ड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यूनिट सेकंड रिलेटेड विद एमडीएस यूनिवर्सिटी। माय नेम इज डॉक्टर आर.सी. चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलागुण एवं इसकी ऊर्जा। फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एनर्जी। शुरुआत में हम देखें कि ये डाइपोल्स क्या है, द्विध्रुव क्या है। जैसे इसके नाम से क्लियर है, डाइपोल, डाई मीन्स टू, पोल मीन्स ध्रुव, कि जिसमें दो ध्रुव हो, द्विध्रुव हो, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दो ध्रुव हो और वह परस्पर बहुत छोटी डिस्टेंस पे, थोड़ी सी कम डिस्टेंस पे एक नियत दूरी पर स्थित हो, तो ये जो उपकरण बनता है, ये जो व्यवस्था बनती है, इसे हम द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा देखें इसकी। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, separated by a fixed distance d where q is charge on the dipole। जैसे हमें चित्र में समझाया है कि दो चार्जेस है, दोनों की चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दोनों की मध्य दूरी है वो स्मॉल डी है, और इन दोनों का जो सेंटर है उसको हम डाइपोल सेंटर कहते हैं, द्विध्रुव केंद्र कहते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसको हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, द्विध्रुवागुण, जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखते हैं। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्यू इंटू द डी, पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू डी वेक्टर, और इसकी जो दिशा है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, वेयर द डायरेक्शन ऑफ P एज वेल एज द D इज इन फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। मीन्स एक फिजिक्स में एक मात्र जो अभी तक आप लोगों को जो समझ में आती है वो ये है कि एक ही क्वांटिटी है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, बाकी पोटेंशियल हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, करंट फ्लो होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पानी मूव करता है ऊंचाई से गहराई के लिए, नीचे के लिए, मोस्टली यही होता है। परंतु ये जो क्वांटिटी है इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इसके बारे में यदि हम बात करना चाहें कि इसका प्रभाव क्या होता है, तो देखें कि हमें दो कंडीशंस मान सकते हैं। एक ये है कि जो हमारा प्रेक्षण बिंदु है वो इस डाइपोल से बहुत दूर है, दैट इज़ द फार फील्ड डाइपोल फील्ड डिपेंड्स ऑन द डाइपोल मोमेंट्स, कि उसमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किस किस पे निर्भर करता है, तीन चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला द्विध्रुव आघूर्ण पर, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू द डिस्टेंस इन दीज टू। सेकेंड, डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल, इसके सेंटर से जो दूरी होती है वह है। और तीसरा, डाइपोल के साथ कोण क्या बनाता है, दिशा क्या होती है। जबकि इन डाइपोल्स के निकट स्थित बिंदुओं के लिए यदि हम विद्युत क्षेत्र की गणना करें तो वह केवल और केवल दो चीज़ पर डिपेंड करता है, पहला चार्ज और दूसरा इन चार्ज की लोकेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है इन दोनों बीच की। अब हम देखें कि जो द्विध्रुव है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण देखें, उदाहरण के रूप में पहला होता है प्रेरित द्विध्रुव और दूसरा होता है परमानेंट स्थायी द्विध्रुव। तो शुरुआत करते हैं अपन प्रेरित द्विध्रुव की। प्रेरित द्विध्रुव क्या है कि शुरू में हम देखें कोई एक, जैसे एक परमाणु लें, अणु लें, या एक उदासीन कोई भी ले लेते हैं जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड्स करते हो। उदासीन है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होता है, मीन्स इसका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होता है। परंतु जैसे ही हम बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, इस पर आरोपित करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन हो जाता है और द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ऐसे द्विध्रुव को हम इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं, प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं, और जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में देखें कि ये पोलराइजेशन से रिलेटेड है, परंतु हम इसको यहाँ पे भी काम में ले सकते हैं। पहले केस में अपने फिगर में दिख रहा है कि अनपोलराइज्ड मीडियम व्हेन द ई इज़ नॉट अप्लाइड, कि डाइपोल से पराविद्युत माध्यम है
जबकि विद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये चारों तरफ टेढ़े मेढ़े रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। परंतु जैसे ही हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, ये सारे जो इसके अंदर जो अणु हैं वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। पॉजिटिव प्लेट की तरफ सारे नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव प्लेट्स की तरफ सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। मीन्स इसमें एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। पहले जहाँ जीरो था, अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में डेवलप हो गया। द अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल्स इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड। और जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो इन डायपोल्स का अलाइनमेंट होता है, जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतना ज़्यादा डायपोल्स अलाइन होंगे, संरेखित होंगे। मीन्स इसका जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होगा उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट देखें अपन स्थायी द्विध्रुव परमानेंट डायपोल्स, कि जैसे कुछ अणु इस तरह के होते हैं, जैसे अपन उदाहरण देके समझें कि ये पानी का एक अणु दिखाया है चित्र में, जो रेड कलर का मार्क किया हुआ है वो ऑक्सीजन है और जो ब्लू कलर के हैं वो हाइड्रोजन्स है। तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि जो इस नेगेटिव से H पॉजिटिव, इस और नेगेटिव से H पॉजिटिव के बीच में इस तरह से एंगल बनता है, 105 डिग्री का होता है। तो जो डाइपोल की दिशा होती है डाइपोल मोमेंट की, वो -q से +q की ओर होती है। मीन्स ओ नेगेटिव से बाहर की ओर होती है। NH2O molecules has a permanent electric dipole moments that points in the direction from center of the negative charge to the center of positive charge. The polar molecules have the permanent electric dipole moments. इनके स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। यदि इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान बढ़ जाता है। नाउ हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि विद्युत क्षेत्र पर लगाने के कारण इन द्विध्रुवों पर क्या प्रभाव आता है। सबसे हम कैलकुलेट करते हैं बल, द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। A dipole in a uniform electric field experiences no net force but probably experiences a torque. कहते हैं कि यदि इस डाइपोल को समान विद्युत क्षेत्र में रख दें तो जो परिणामी बल का मान होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है, आइए देखते हैं। देखिए हमने दो चित्र लिए, एक +q एक -q। +q जो ब्लू कलर वाला है उसकी जो बल लगता है F=QE, जिसकी दिशा E के अनुदिश है, जिसको हमने F पॉजिटिव से डिनोट किया है। दूसरा जो रेड कलर का वो -q है, इसकी जो बल लगता है वो F- है और जिसकी दिशा E के विपरीत है, क्योंकि इसका जो मान आता है -QE होता है। तो दोनों बल की दिशा है वो बराबर विपरीत होने के कारण जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होता है। सो सिग्मा F = द F नेगेटिव प्लस F पॉजिटिव -QE प्लस QE = 0। जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो हमने देखा है मैकेनिक्स में कि जो रेखीय गति होती है वो जीरो होती है, रेखीय गति नहीं होती। मीन्स F = 0 पे dV/dt जीरो हो जाता है, V जीरो हो सकता है, V नियत भी हो सकता है। तो यहाँ क्योंकि पहले से पूरा कोई वेग नहीं है, इसलिए ये कहते हैं कि यह डाइपोल्स समान विद्युत क्षेत्र में किसी रेखीय गति नहीं करता, इसमें नेट फोर्स जीरो हो जाता है। परंतु कहते हैं बल आघूर्ण रहता है। पर बल आघूर्ण है क्या चीज़, आइए देखते हैं। What is the torque? To make an object rotate, a force must be applied in the right place. कि यदि किसी वस्तु को हम घुमाना चाहते हैं, घूर्णित करना चाहते हैं, तो बल एक विशेष स्थिति पे लगाना होता है। वो कैसे लगाते हैं, आइए चित्र से देखते हैं कि एक रोड है जिसके सेंटर में एक्चुअल पॉइंट मार्क कर दिया हमने। इसके किसी एक सिरे पर यदि हम बल लगाते हैं तो ये जैसे हमने देखा घूमने लगती है। द कम्बिनेशन ऑफ द फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड द टॉर्क। कि जो दूरी है और उसके फोर्स के कारण जो प्रभाव आ जाता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। इस टॉर्क का जो मान आता है, परिमाण आता है फोर्स टाइम्स ऑफ द लीवर आर्म, कि जो बीच की जो भुजा है एक्सल पॉइंट से और जिस बिंदु पे हम बल लगाते हैं उन दोनों बीच की दूरी और बल का जो गुणनफल आता है उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। इसके दो विशेष केस हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला देखें कि बल की जो दिशा लगा रहे हैं हम, इस रोड पे जो बल लग रहे हैं दोनों बराबर बल है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। इस एंड पे ऊपर की ओर लगता है जबकि राइट हैंड साइड में मान लो नीचे की ओर होता है। तो जो नेट फोर्स होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। सो नेट फोर्स इज जीरो। बट टॉर्क जीरो नहीं है। टॉर्क जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि जो बल लग रहे हैं उनकी जो प्रभावी दूरी है वह जीरो नहीं है, दोनों अलग अलग बिंदुओं पर लग रहे हैं। सो इसको डिस्कस करते हैं। नेट फोर्स इज जीरो सिंस द फोर्सेज आर अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शंस, सो इट विल नॉट एक्सलेट।
त्वरित नहीं होता। However, together these forces will make the road rotates in the clockwise direction. इनके कारण ये जो छड़ है वो घूमने लगती है। ये राइट हैंड वाला सिरा नीचे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऊपर जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगती है। इसका मतलब उसमें बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट स्थिति देखें कि यदि दोनों एंड्स पे, लेफ्ट एंड राइट एंड पे, यदि हम फोर्स बराबर ऊपर की तरफ लगा देते हैं तो जो टॉर्क आएगा वो तो जीरो आएगा, क्योंकि एक और दोनों फोर्स का दोनों एक ही डायरेक्शंस में लग रहे हैं, परंतु जो फोर्स है वो डबल हो जाता है क्योंकि दोनों की दिशा एक ही होती है। द रोड विल बी एक्सलेटेड अपवर्ड अंडर दीज टू फोर्सेस बट विल बी नॉट रोटेट्स। ये घूमती नहीं है परंतु यह ऊपर की तरफ एक्सलेटेड हो जाती है। नाउ यदि हम देखें कि एक डाइपोल्स है उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर विद्युत द्विध्रुवीय बल और बलागुण कितना आता है, इसकी गणना हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। द फोर्स एंड द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम बारे में बात करते हैं, गणना करते हैं। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेसेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस F इक्वल टू प्लस माइनस QE दैट टेंड टू रोटेट देयर डाइपोल्स, जैसे हम पहले करके आए हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते ही रोटेट लग जाता है। सो द डाइपोल मोमेंट इज अलाइंड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क। टॉर्क के कारण जो होता है वो ट्राई करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन करने की। जैसे हम चित्र में समझें, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, प्लस Q पर जो फोर्स लगता है पॉजिटिव वो अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो माइनस Q पे वो अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके कारण जो बलागुण उत्पन्न होता है वो डाइपोल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। दिशा देखें, P की दिशा जो है इस डाइपोल के अलॉन्ग है और इसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। Field E causes a torque tau on the dipoles. The direction of the torque is into the page. मतलब यदि हम दिशा, क्योंकि ये टॉर्क जो है वो सदिश राशि है तो इसकी जो दिशा होती है वो राइट हैंड रूल से यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो कहते हैं इसकी दिशा पेज के अंदर, मतलब अंदर की तरफ जाएगी। विच वी शो बाय द सिंबल क्रॉस। ये जो क्रॉस का चिन्ह है इसका मतलब ये अंदर की तरफ है, ये डॉट का चिन्ह है तो वो बाहर की तरफ होता है। दिस डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन एंड द टो इक्वल टू द P क्रॉस E। ये इस टॉर्क की दिशा को व्यक्त करता है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट दी टॉर्क। कैलकुलेशन ऑफ द टॉर्क, इसकी गणना करें तो वही चित्र प्रणा प्लस Q माइनस Q। F पॉजिटिव को देखें कि जो सेंटर ऑफ दी डाइपोल्स है उससे इसकी दूरी d/2 साइन थीटा है। इसी तरह से माइनस Q की इसकी दूरी जो आएगी इस बार वो d/2 साइन थीटा है। इफ़ यू चूज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल एज द ओरिजिन फॉर द कैलकुलेटिंग टॉर्क, यदि केंद्र पे हम डाइपोल को गणना करें, इसके कारण टॉर्क कैलकुलेट करें तो सिग्मा टो इक्वल टू टॉ पॉजिटिव प्लस टॉ नेगेटिव एंड दैट इज इक्वल टू QE d साइन थीटा बाई 2 प्लस QE d साइन थीटा बाई 2 एंड दैट इज QE d साइन थीटा। QD को हमने लिखते हैं PE, सो इसका मान आएगा PE साइन थीटा। और यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टो vector equal to P cross E. In the case the direction is into the plane of figure expressed as the vector and the unit यदि हम लिखें तो ये यूनिट आ जाएगी इसकी न्यूटन इंटू द मीटर। QE का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है और D का मात्रक मीटर होता है। इसको यदि और आगे डिस्कस करें कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है, देखिए द टॉर्क मैग्नीट्यूड इज PE साइन थीटा एंड डायरेक्शन गिवन बाय द राइट हैंड रूल। ओके, द मैक्सिमम टॉर्क विल बी द PE, क्योंकि जब साइन थीटा का अधिकतम मान +1 हो सकता है तो अधिकतम जो मान है इसका टॉर्क का वो PE होता है। द टॉर्क इज मैक्सिमम फॉर द थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कि यदि थीटा मीन्स P और E के मध्य जो कोण है यदि वो 90 डिग्री हो जाता है तो उस स्थिति में बलागुण का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट, द वर्क डन ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। सेम फिगर प्लस Q माइनस Q सेम चीज़। अब हम चाहते हैं कार्य कितना आएगा, ये विद्युत क्षेत्र इस पर कितना कार्य करता है इस डाइपोल पर, उसकी गणना करना चाहते हैं। इफ द डाइपोल इज फ्री टू रोटेट द इलेक्ट्रिक फील्ड डज वर्क्स टू रोटेट द डाइपोल्स। और जैसे हम लिखते हैं किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, वहाँ बल लीनियर गति के लिए, रेखीय गति के लिए होता है। कोणीय गति के लिए, घूर्णन गति के लिए क्या आएगा, W इक्वल टू बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। सो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द टो जेड डी थीटा। टो जेड हमने जो इसके अंदर की तरफ है उसकी दिशा व्यक्त करता है।
टो जेड का मान हमने लिखा पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम जब करते हैं तो आता है माइनस कोस थीटा। सो जो वैल्यूज़ मिलती है हमें वो W इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल, कि इनिशियल थीटा से फाइनल थीटा पे यदि रोटेट करते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है, ये इसके बराबर आता है। द वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स एंड नॉट ऑन हाउ यू गो फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल कोऑर्डिनेट्स। ये केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। एंड द लास्ट, हम चाहते हैं विद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा कितनी होती है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई ये विद्युत क्षेत्र में डाइपोल रख दें तो इस पर कितनी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि हम जानते हैं कि संरक्षित क्षेत्र के लिए किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी फॉर द डाइपोल। द इक्वेशन फॉर द वर्क हमने ये लिखा था, W इक्वल टू माइनस पी ई मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। वर्क डन ऑन द डाइपोल इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने लिखा था वर्क डन प्लस पी ई साइन थीटा और पी ई कॉस थीटा लिखा था, और वो का वही फॉर्मूला इसमें आ जाता, साइन थीटा हमने टॉर्क के लिए लिखा था। सो द यू डाइपोल इक्वल टू द वर्क डन, सो दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा। यू डाइपोल इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये फिगर है उसी के लिए कितना होता है। अब हम इसकी विशेष केस लिखें। फॉर दिस डेफिनेशन यू इक्वल टू 0 कब आएगा, जब थीटा के लिए π/2 90 डिग्री हो। जीरो पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट मीन्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये है कि न्यूनतम ऊर्जा नहीं है, माइनस भी हो सकती है। u इज मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इक्वल टू -1, कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू पाई हो। द पॉइंट इज ऑफ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जब E और डाइपोल की विपरीत दिशा में हो तब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अस्थायी साम्य अवस्था होगी, तब इसका मान u का मान अधिकतम होता है। u इज़ मिनिमम व्हेन cos थीटा इक्वल टू +1, और ये कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू 0 हो। इसको हम स्थायी साम्य कहते हैं। थैंक यू।